आज अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे पावरफुल मोबाइल कंपनी का क्या नाम है, शायद आप एप्पल या सैमसंग कहें, लेकिन एक वक्त था जब इन दोनों से भी ऊपर एक नाम हुआ करता था, नोकिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी पूरी दुनिया की मोबाइल इंडस्ट्री को डिफाइन करती थी वो धीरे धीरे हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल फोन कंपनी के डाउनफॉल की नहीं है, इस कहानी में सक्सेस के पीछे का ब्लाइंड स्पॉट छुपा है। Hi, I am Lakshay. Welcome to the channel Decode with Lakshay. Today we are going to explore the story of a company that once ruled the global mobile phone industry named Nokia. But to truly understand the story, we need to go far back in time when the mobile phones even exist. तो चलिए वक्त की सुई को पीछे घुमाते हैं और साल था 1865। जगह थी फिनलैंड, एक प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ देश। व्यक्ति थे फ्रेडरिक आइडरस्टेम। उन्होंने एक पेपर मिल की शुरुआत की एक नदी के किनारे और उस नदी का नाम था नोकिया वृता। उसी नदी ने एक ग्लोबल जाइंट को एक नाम दिया, नोकिया। उस समय तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी फैक्ट्री एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनेगी। अगर हम वक्त में थोड़ा सा और आगे आए 1871 में, तो नोकिया से जुड़े हुए एक बेहद अहम व्यक्ति का नाम सामने आता है, लियो मैचलिन। यह नोकिया के को फाउंडर थे और साथ में ही फ्रेडरिक के बिजनेस पार्टनर भी थे, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी। जहां फ्रेडरिक नोकिया को सिर्फ एक पेपर मिल समझ रहे थे, वहीं लियो मैचलिन नोकिया को मल्टी इंडस्ट्रियल कंपनी के रूप में देख रहे थे। लियो मैचलिन ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने कंपनी को पब्लिक शेयर होल्ड कंपनी में बदल दिया और इसका नाम रखा नोकिया। अब नोकिया अब एक पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी थी। दिलचस्प बात यह है कि फ्रेडरिक इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन समय के साथ फ्रेडरिक रिटायर हो गए और लियो मैचलिन ने कंपनी की कमान संभाली। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने नोकिया को सिर्फ एक पेपर मिल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर अर्ली 19s। लियो मैचलिन convinced the Nokia shareholder to allow the company to enter in electricity generation business। यह सिर्फ एक नोकिया के लिए बिजनेस नहीं था, यह नोकिया के लिए इंडस्ट्रियल डिवर्सिफिकेशन की शुरुआत थी। 1902 में नोकिया ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू कर दी थी, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह सब इतना जरूरी क्यों था। क्योंकि भले ही आज नोकिया एक टेली कम्युनिकेशन और मोबाइल फोन कंपनी के नाम में जाना जाता हो, लेकिन उसकी नींव इसी दौर में रखी गई थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ने नोकिया को एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस दिया। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नोकिया ने आगे चलकर रबड़ और केबल जैसी इंडस्ट्रीज को भी अपनी ओर अट्रैक्ट किया और आगे चलकर बनी मॉडर्न डे नोकिया कॉरपोरेशन। सीधे शब्दों में कहें तो लियो मैचलिन ने नोकिया को एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी से एक इंडस्ट्रियल पावरहाउस में बदल दिया था। और आगे उस समय यह फैसला नहीं लिया गया होता तो शायद आज हम जिस नोकिया को जानते हैं उसका कभी अस्तित्व ही ना हो। और उसके बाद नोकिया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे ही आगे बढ़ता गया। उसने केबल और रबड़ इंडस्ट्री में भी अपने कदम बहुत तेजी से जमा लिए और कम्युनिकेशन की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन यह सब जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसी समय वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2 जैसी समस्याओं ने नोकिया को घेर लिया। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसका असर पूरा यूरोपियन इंडस्ट्री पर पड़ा और नोकिया भी इससे अछूत नहीं रही। युद्ध के कारण कच्चे माल की कमी, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत और इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक लग गई थी, लेकिन वहीं नोकिया की डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी काम आई। जहां कंपनियां सिर्फ एक प्रोडक्ट पर निर्भर थी, वहीं नोकिया के पास बहुत सारे काम थे, जैसे केबल और रबड़। युद्ध के समय मिलिट्री को कम्युनिकेट करने के लिए केबल्स की जरूरत पड़ी और मिलिट्री के
ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें रबड़ के जूते, टायर्स, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत बढ़ने लगी और इसी से नोकिया ने काफ़ी मुनाफा कमाया, इतना मुनाफा कि जिससे वो स्टेबल रह सकी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नोकिया के पास एक और बड़ा खतरा आया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस पीरियड में ग्लोबल इकोनॉमीज कोलैप्स हुई, बैंक्स बंद हो गए, बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो गई। सभी बड़ी या छोटी कंपनियों या फैक्ट्रीज पर इसका बहुत बुरा असर हुआ और नोकिया पर भी इसका असर हुआ। डिप्रेशन के दौरान कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई, प्रॉफिट्स कम हो गए, एक्सपेंशन प्लान स्लो हो गए, लेकिन नोकिया कोलैप्स नहीं हुई और इसके पीछे का वजह बड़ी सिंपल है, डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। उस टाइम पर नोकिया सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं करता था, उसके पास मल्टीपल बिजनेसेस थे, जैसे रबड़ मैन्युफैक्चरिंग, केबल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और इन्हीं मल्टीपल बिजनेसेस ने नोकिया पर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का शॉक ऑब्जर्व किया। इंडस्ट्रियल डिमांड ने नोकिया को बचाए रखा। जब कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही थी तब इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ने नोकिया को कंप्लीटली खत्म होने से बचाया। जब लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो गई लेकिन इंडस्ट्रीज अभी भी नोकिया के पास डिमांड्स लेकर आ रही थी, जैसे पावर केबल, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी भी थी, जिसकी वजह से नोकिया सरवाइव करने में कामयाब हो पाई। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, जैसे ही नोकिया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से रिकवर कर रही थी, दुनिया को एक मैसिव डिजास्टर ने पकड़ लिया, वर्ल्ड वॉर 2। इस बार इम्पैक्ट सिर्फ ग्लोबली नहीं था, क्योंकि फिनलैंड खुद भी इस वॉर का हिस्सा बना। नोकिया के लिए ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं था, बल्कि सर्वाइवल की फाइट थी। When war hits the home, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नोकिया को फेस करनी पड़ी अपनी हिस्ट्री की सबसे टफ चैलेंजेस। फैक्ट्री डैमेज हो गई, सप्लाई चेन खत्म हो गए और रॉ मटेरियल की कमी हो गई और स्किल्ड वर्कर्स का मेजर हिस्सा आर्मी में चला गया। इस मूवमेंट पर प्रॉफिट का कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन नोकिया ने शटडाउन होने की बजाय अडॉप्ट करना चूज किया। कंपनी ने अपना फोकस शिफ्ट किया वॉर टाइम टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की तरफ। मिलिट्री कम्युनिकेशन केबल्स, फील्ड टेलीफोन्स, सिग्नल और ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट्स, यह प्रोडक्ट आर्मी कोऑर्डिनेशन और डिफेंस के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल थे और यहीं से नोकिया को एक पावरफुल रियलाइजेशन हुई कम्युनिकेशन की वॉर के समय पर। वॉर ने नोकिया को डिस्ट्रॉय जरूर किया, लेकिन साथ ही इवॉल्व भी किया, अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया, लार्ज स्केल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डेवलप किया, टेली कम्युनिकेटिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वर्ल्ड वॉर 2 ने नोकिया को टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी में बदल दिया। जब वॉर खत्म हुई, यूरोप कंप्लीटली ब्रोकन हो चुका था। कंट्रीज को एस्टैब्लिश होने के लिए कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स की सख्त जरूरत थी और नोकिया इसके लिए बिल्कुल ही रेडी था। नोकिया ने यूरोप में इन सभी सामान की सप्लाई की और बहुत सारा मुनाफा कमाया। उसने इस सभी पैसे को रिसर्च पर लगाना शुरू कर दिया। वो अब टेलीकम्युनिकेशन में आगे आना चाहती थी। नोकिया ने खुद के फ़ोन बनाने शुरू किए, लेकिन वो फ़ोन अभी हैवी थे। नोकिया ने रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे फ़ोन एक आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है। अब तक फ़ोन सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या ऑफिसर्स के पास ही होते थे, लेकिन नोकिया ने फोकस किया कि कैसे इसे दुनिया के छोटे से छोटे विलेज, टाउन, सिटी, सब जगह पर फ़ोन पहुंचाया जाए।
जब वर्ल्ड में पहली बार मोबाइल फोन्स आम लोगों तक पहुंचने लगे तो उनके साथ एक नाम ऑलमोस्ट कॉमन हो गया था, नोकिया, कनेक्टिंग पीपल्स। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी बल्कि नोकिया का मिशन बन चुका था। स्ट्रॉन्ग सिग्नल, लॉन्ग बैटरी लाइफ और वो फोन जो गिरने के बाद भी काम करता था। डेवलपिंग मार्केट्स हो या फिर विलेजेस, नोकिया हर जगह पहुंच गया और यहीं से शुरू होता है नोकिया का गोल्डन एरा। लेट 90s और अर्ली 20s में यह कहना गलत नहीं होगा कि नोकिया मार्केट लीडर नहीं बल्कि खुद ही मार्केट था। ग्लोबली नोकिया का 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर था। हर 3 में से एक मोबाइल फोन नोकिया का होता था। 1998 में नोकिया ने 100 मिलियन से भी ज्यादा फोन सेल किए और 2003-04 तक हर साल वो 180 से 200 मिलियन फोन सेल कर रहा था और 2007 नोकिया का सबसे बड़ा ईयर। इस समय नोकिया ने अप्रोक्सीमेटली 435 मिलियन फोन सोल्ड किए, मतलब हर सेकंड लगभग 14 फोन्स 24 घंटा। रिवेन्यू नंबर्स भी शॉकिंग थे। 2000 के अराउंड तक नोकिया हर साल 30 बिलियन यूरो कमा रहा था, लेकिन 2005 से 7 के बीच हर साल 50 से 51 मिलियन यूरोस कमा रहा था। उसका नेटवर्क दुनिया की 120 कंट्री से भी ज्यादा था। उसके पास हजारों लाखों एम्प्लॉयज थे, वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज थी, बिलियंस ऑफ यूरोज वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा था। नोकिया सिर्फ फोन नहीं बेच रहा था, नोकिया एक ट्रस्ट बेच रहा था। नोकिया के कुछ फोनों ने इंडस्ट्री को शेप किया। नोकिया 113310, 6800, इन फोनों ने नोकिया को ग्लोबल ब्रांड बनाया। लोग कहते थे अगर आपको फोन लेना है तो नोकिया। पर नोकिया ने सबसे बड़ी गलती की। जब आप 400 मिलियन से ज्यादा फोन बेच रहे हो, 40% मार्केट शेयर कंट्रोल कर रहे हो, बिलियंस कमा रहे हो, तो एक फीलिंग आती ही है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। नोकिया का फोकस स्ट्रॉन्ग था, हार्डवेयर, बैटरी, सिग्नल, ड्यूरेबिलिटी और यही सब जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास भी था। लेकिन दुनिया साइलेंटली शिफ्ट हो रही थी। अब हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था। एप्स आनी शुरू हो गई थी, टच स्क्रीन फ्यूचर बनता जा रहा था। नोकिया प्रेजेंट तो जीत रही थी लेकिन फ्यूचर हार रही। 2007 में आया एक टर्निंग पॉइंट। एप्पल का आईफोन लॉन्च हुआ। आईफोन कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता था। उसमें कोई भी फिजिकल कीबोर्ड नहीं था, फुल टच स्क्रीन थी, स्मूथ एनिमेशंस थे, एप्स का कंसेप्ट था। यही से मोबाइल इंडस्ट्री ने एक नया रूप लिया। नोकिया का इनिशियल रिएक्शन ये था कि आईफोन एक्सपेंसिव है, ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में ये सभी पॉइंट वैलिड लग रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक मिसिंग सिग्नल था। एप्पल के बाद गूगल का एंड्रॉयड लॉन्च हुआ। सैमसंग, एलजी जैसी कंपनी एंड्रॉयड पर शिफ्ट हुई। टच स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च होने शुरू हो गए। मल्टीपल कंपनीज एंड्रॉयड या iOS पर शिफ्ट हो रही थी, लेकिन नोकिया अभी भी अपने पुराने सिम्बेरियन ओएस में फंसा हुआ था। सिम्बेरियन ओएस में एक दिक्कत थी कि वो टच स्क्रीन के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। मीनवाइल एप्पल और सैमसंग मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहे थे और नोकिया का नाम मार्केट से गायब होता जा रहा था। 2012 तक नोकिया की सेल सिर्फ 5% तक रह गई थी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट चुका था। किंग इज नाउ इन सर्वाइवल मोड। सिर्फ कंपटीशन ही रीजन नहीं था, नोकिया के अंदर भी इशू थे। डिसीजन मेकिंग काफी स्लो थी। मैनेजमेंट ने और इंजीनियर्स ने काफी आइडियाज लेकर आए, लेकिन वो पास होने में ही महीनों या फिर सालों का समय लग रहा था। इनोवेशन स्पीड कम हो चुकी थी और 2013-14 आते आते नोकिया